नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पर। तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप सीरियस नहीं लेते हैं तो लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने ट्रंप को सीरियस लेते हुए ट्रेड डील को फाइनलाइज कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अगर 1 अगस्त तक यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स यूएस के साथ कोई ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर 25 से लेकर 40% तक के टैरिफ्स इंपोज कर दिए जाएंगे। ये टैरिफ अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग डिक्लेयर किए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल जापान के लिए ये 25% था, तो फिलीपींस के लिए ये 40%। कल जब यूएस की जापान के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज हुई तो ट्रंप ने हमेशा की तरह ऑफिशियल डिक्लेरेशन से पहले अपने पेट सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर ये जानकारी साझा की। ये मैसेज एक वीडियो के साथ था। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर डिस्कस करते हैं ट्रेड डील्स की डिटेल्स और बात करते हैं कि भारत के लिए आगे क्या, क्योंकि ट्रेड डील तो भारत भी नेगोशिएट कर रहा है। आप ये वीडियो देखिए। But I just signed the largest trade deal in history. I think maybe the largest deal in history with Japan. And that was done with Japan. They had their top people here, and we worked on it long and hard, and it's a great deal for everybody. I always say it has to be great for everybody. It's a great deal. A lot different from the deals in the past, I can tell you that. But we're doing really well as a country. We're strong. We have a lot of money flowing in. The tariffs are kicked in better than anybody other than me and a few of the people in the room thought could happen, Howard and Scott. And I just want to thank you. You've been unbelievable allies, because you're really allies. That's what you've been, and we appreciate it. So ये मैसिव डील हुई है यूएस और यूएस के अलाय जापान के बीच। 8 या 9 राउंड के टफ नेगोशिएशंस के बाद ये आउटकम निकल कर आया है। 15% का रेसिप्रोकल टैरिफ जापान पे करेगा यूएस में जाने वाले अपने सारे गुड्स पर। यूएस और जापान काफी लंबे समय से इस ट्रेड डील को नेगोशिएट कर रहे थे, जहां पर पेच फंसा था जापान के एग्रीकल्चर सेक्टर और एक बड़ा सेक्टर ऑटोमोबाइल्स का, कार्स का। जापान से यूएस एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स में कार्स एक बड़ा शेयर होल्ड करती हैं। 30 से 35% वेटेज के साथ ये सेगमेंट यूएस और जापान के बीच सबसे बड़ा इशू रहा है। यूएस की कार मार्केट का डेटा अगर आप देखेंगे तो जापान की टोयोटा और होंडा मिलाकर ही 25 से 30% शेयर ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस की जनरल मोटर्स और फोर्ड की जापान कार मार्केट में उतनी पकड़ नहीं है, और यही बात अमेरिकन को हमेशा से खटकती थी। जापान अपनी कार्स यूएस में बेचने के लिए 27% तक के टैरिफ पे करता था, पर अब ये जब डील हो गई है तो ये टैरिफ 15% आ गए हैं। मतलब अब जापान की कार्स यूएस में और ज्यादा सस्ती बिकेंगी और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। आप कहेंगे वेट व्हाट, ये तो उल्टा हो गया। जी हाँ, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। जो बात यूएस को खटक रही थी, जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था, वहीं पर जापान ने सबसे बड़ा प्रॉफिट ले लिया। इस न्यूज के ब्रेक होने के बाद जापान की कार कंपनी निसान, होंडा, टोयोटा के शेयर्स 8.5, 11 और 14% से बढ़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फायदा इसमें जापान का हुआ तो ट्रंप इतना खुश क्यों है। तो इस डील के अगले हिस्से में है जापान का यूएस में इन्वेस्टमेंट, जो $550 बिलियन का है। इस इन्वेस्टमेंट से यूएस में जॉब्स क्रिएट्स होंगी और इनका 90% प्रॉफिट यूएस में रह जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना पॉल प्रॉमिस था। इनका ये वादा था अमेरिका के लोगों के लिए कि ये अमेरिका में नौकरियां जनरेट करेंगे और अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। इसके बाद बात आती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, स्पेशली राइस, जो जापान का स्टेपल फूड है। आपने सुशीज तो खाई होंगी, इंडिया में अब तो ये स्ट्रीट फूड हो गई है। तो खेल यहाँ पर हुआ है। हर खाओ गली, पियो गली, चटोरी गली में आपको सुशीज खाने को मिल जाएंगी। तो जापान यूएस से सबसे ज्यादा राइस इंपोर्ट करता है, पर दबा के टैरिफ्स भी लगाता है। जापान यूएस से आने वाले राइस पर 227% तक के टैरिफ इंपोज करता था, पर अब ये टैरिफ पहले जैसे नहीं रहेंगे। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जापान ने अपनी मार्केट राइस के लिए ओपन कर दी है। इस बारे में ज्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, पर इतना पता है ये टैरिफ 15% के आसपास के ब्रैकेट में ही दिखाई देंगे। तो सारा खेल यहां हुआ है। और अगर ये ऐसा होता है, अगर वाकई में जापान यूएस से आने वाले राइस पर अपने टैरिफ्स को कम कर देता है, तो ये जापान के अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सुसाइडल होगा। हालांकि पीएम इशिबा ने कहा है कि इस टैरिफ डील से जापान के एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम कुछ और ही कहते हैं। इसके अलावा कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि जापान की एजिंग पॉपुलेशन और एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से जापान की अपनी राइस प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। राइस की वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहे थे, इसलिए ये जापान की अपनी जरूरत में था कि वो यूएस से ज्यादा राइस इंपोर्ट करे। अच्छा, जापान के पीएम शिगेरी इशिबा रिसेंटली रिजाइन करने वाले थे, ऐसी न्यूज़ भी सामने आ रही थी, क्योंकि रिसेंटली इनकी पार्टी ने अपर और लोअर हाउस दोनों जगह मेजोरिटी खो दी है। पर इस ट्रेड डील के बाद इशिबा को एक नई उम्मीद मिली है। ये लोग इसको एज अ जापान की विक्ट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आज जापान के पीएम इशिबा ने अपने रेजिग्नेशन की सारी खबरों को रूमर्स बताते हुए ये कह दिया कि अब वो रिजाइन नहीं करने वाले। इशिबा इसी ट्रेड डील को कैश कराकर पीएम पद पर बने रहना चाहते हैं। खैर, ये तो रही बात जापान की। इसके अलावा इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी ट्रेड डील फाइनलाइज कर ली है। 19%
टैरिफ पे करेंगे ये लोग अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी अभी बाहर नहीं आई है फिलहाल के लिए। जापान ने अपने लिए लोएस्ट टैरिफ हासिल किए हैं जो 15% है, पर इसकी कॉस्ट अगर जापान का एग्रीकल्चर सेक्टर है तो इसका असर आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल जाएगा। यूएस जापान की ट्रेड डील ने भारत के लिए कुछ मैसेज छोड़े। आपको पता ही होगा कि यूएस और भारत के भी ट्रेड डील इस समय नेगोशिएशन प्रोसेस में है। 5 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं। तो ये जो मैसेजेस यूएस जापान की ट्रेड डील से सामने आए हैं, इसमें पहला मैसेज ये है कि यूएस के साथ एक फेवरेबल डील निगोशिएट हो सकती है। अभी जिस तरह का माहौल वेस्ट वर्सेस ब्रिक्स का चल रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद भारत को बिना ट्रेड डील के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, पर जिस तरह से यूएस और जापान की ट्रेड डील हुई है, मुझे लग रहा है कि अब भारत भी यूएस के साथ एक अपने लिए फेवरेबल डील निगोशिएट कर सकता है। दूसरा मैसेज यहाँ पर यह निकल के आया है कि यूएस जैसा कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सेस करना चाहता है, जापान का एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सेस करना चाहता था, तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सेस करने के लिए ये किसी भी और सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, जैसे कि इन्होंने जापान के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यूएस को कुछ अगर ऐसा ऑफर कर दिया जाए जो ज़्यादा वैल्यूएबल हो तो वो अपने प्रेसिंग डिमांड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारत के पास ऐसा क्या है जो वो ऑफर करके अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बचाए रख सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत के पास एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर यूएस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, भारत वहाँ पर थोड़ा सा लीनियंसी दिखा सकता है, और वो सेक्टर है भारत का डिफेंस सेक्टर। यूएस भारत के डिफेंस सेक्टर में बहुत दिनों से घुसने की कोशिश कर रहा है। कभी लॉकहीड मार्टिन F-16 को भारत में बनाने का ऑफर करते हैं, कभी ये भारत को F-35 बेचने का ऑफर करते हैं। भारत के तेजस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जो इंजन यूज होने वाला है, वो इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो यूएस की कंपनी है वो सप्लाई करने वाली है। यहाँ पर एक्चुअली में डील तो हो चुकी है, लेकिन सप्लाईज नहीं आ रही हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर यूएस और इंडिया मिलकर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स करके कोई बड़ी डील ब्रेक कर सकते हैं। मे बी एक जॉइंट वेंचर बनाकर इन इंजन्स को भारत में डेवलप किया जाए या ऐसा कुछ। देखिए, भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील निगोशिएट हो रही है वो भी अपने फाइनल मोमेंट्स पर है, और कभी भी ये न्यूज़ ब्रेक हो सकती है कि यूएस और भारत के बीच एक ट्रेड डील फाइनल हो गई। और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें भारत और यूएस के बीच डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भारत अपने फार्म और डेयरी सेक्टर्स में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।